बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दिस चैनल। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। अच्छा तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन तक पढ़ा था और उसके अलावा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। वाटर की इम्पोर्टेंस हम सबको इतना तो पता ही है कि वाटर किस कदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के लिए ज़रूरी है कि कोई भी जानदार है वो पानी के बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकता। चाहे कोई प्लांट है, चाहे वो कोई एनिमल्स हैं, कोई भी किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसको बेशक थोड़ी अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, लेकिन पानी तो चाहिए। और पानी के बगैर वो ज़िंदा ही नहीं रह पाएगा। अगर हम इसकी अबंडेंस की बात करें और अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर लिखें, तो आप जस्ट ये फर्स्ट स्लाइड के ऊपर जितना शो हो रहा है ये इतना भी लिख सकते हैं। उनको 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई हुई है। जैसे अब उन्होंने कहा है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये डिफरेंट परसेंटेजेस में पाए जाते हैं और वो परसेंटेज 65% से 89% तक वेरी कर सकती है इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, ह्यूमन टिश्यूज़ की अगर हम खासतौर पे बात करें तो जितना भी पानी, जितना भी वाटर ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है ना, उसमें उसका 20% जो है वो बोन सेल्स में होता है और 85% ब्रेन सेल्स में पाया जाता है। विच मीन्स दैट कि ब्रेन सेल्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा पानी है और उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। इसी वजह से यही वजह है कि बाज़ों का जब आप पानी ठीक से इंटेक नहीं कर रहे होते हो, समर सीज़न में ख़ास तौर पे जब आपको वाटर इंटेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और आप नहीं कर रहे होते हो, किसी भी वजह से अपनी कोताही होती है या कुछ लोग वैसे ही पानी कम पीते हैं, तो उस वजह से उन्हें जब डिहाइड्रेशन होती है तो उनको हेडेक स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो सर दर्द है ना, इसका इलाज कई दफ़ा सिर्फ पानी पी के भी हो जाया करता है। इस पर भी थोड़ा फोकस किया करें, सिर्फ पैनाडोल पे ही ना जोर दिया रखा करें। तो ऐसा है कि अब जब सर दर्द होगा तो फिर ऑब्वियसली बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक तो ये सर दर्द हो सकता है पानी की कमी की वजह से, क्योंकि ब्रेन सेल्स को पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। सेकेंडली, आपने नोट किया होगा आपकी बॉडी के ऊपर कई दफ़ा वाइट कलर के छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं, ख़ास तौर पे फेस के ऊपर जिस तरह वाइट हेड्स होते हैं ना, उस तरह बहुत छोटे छोटे से दाने पेन नहीं करते हैं लेकिन बन जाते हैं। जब आप कई दफ़ा कई लोग तो उन्हें निकालते भी हैं यूजिंग देयर नेल्स, तो वो जब निकालते तो लगता है जैसे कोई पानी से बाहर निकल रहा है, पस टाइप इस तरह का होता है। तो वो जो दाने हैं ना, वो भी कई दफ़ा इस वजह से निकलते हैं क्योंकि आपकी बॉडी को एक सर्टेन रिक्वायरमेंट जो है वाटर की वो पूरी ही नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल हो रहे होते हैं। उसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो भी सारे के सारे पानी की वजह से ही होते हैं, पानी की प्रेजेंस में होते हैं। फॉर एग्जांपल, कौन सा केमिकल रिएक्शन, जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी हाइड्रोलाइसिस जब होती है, हाइड्रो का मतलब है वाटर, लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। तो इससे मुराद ये है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, जब रिएक्शन उन्होंने करना होता है और पानी को ऐड कर देते हैं, तो वाटर के साथ मिलके क्या होगा, जब वाटर ऐड करेंगे तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। उसके अलावा इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसमें है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रॉ मटेरियल होता क्या है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ हो रहा होता है, कोई भी चीज़ बनाने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई सब्सटेंस जो यूज़ होता है उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। जिस तरह से अगर आप फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन भी देखो, पूरी की पूरी इक्वेशन देखो, तो उसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलते हैं और सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर वो ग्लूकोज बनाते हैं जो कि फूड होती है प्लांट्स की, और इसके अलावा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो क्या है कि अगर हम देखें इसके अंदर, इस रिएक्शन में, इस इक्वेशन में, तो उसमें हम कह सकते हैं कि वाटर एज ए रिएक्टेंट काम कर रहा है और हम ये भी कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वाटर तो वैसे भी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रहा होता है, एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो रहा होता है, तो डिफरेंट तरह के रिएक्शंस और प्रोसेसेस करवाने के लिए वाटर यूज़ होता है, इसलिए इसको रॉ मटेरियल भी कहते हैं। और ऐसे ही फोटोसिंथेसिस में भी एज रॉ मटेरियल यूज़ होता है।
अच्छा जी, अब स्टार्ट होती हैं वाटर की प्रॉपर्टीज। नंबर वन प्रॉपर्टी है इसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है जिसकी वजह से इसको एक्सीलेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो मैक्सिमम सोल्यूट्स को अपने अंदर डिजोल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब क्योंकि ये खुद पोलर होता है तो ये प्रेफर करता है कि आयनिक सब्सटेंसेस जो कि पोलर हैं उन्हीं को अपने अंदर डिजोल्व करवाए इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। जैसे कि सॉल्ट आप देखो NaCl हो गया, वो भी जब पानी के अंदर आप मिक्स करते हो नमक तो वो आराम से उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि वो इजीली डिसोसिएट हो जाता है इनटू इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। उसके अलावा जो नॉन आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं और चार्ज्ड नॉन आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं लाइक ग्लाइसिन, एडेनिन और भी बहुत से होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी वाटर के अंदर डिस्पर्स हो सकते हैं। उसके अलावा क्या इसकी प्रॉपर्टी है, किस तरह से अच्छा सॉल्वेंट है कि एक्वस इन्वायरमेंट जो होता है, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, वहां भी जितने ही केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो भी सारे पानी की वजह से हो जाते हैं और होते हैं, पानी की वजह से ही होते हैं। और इंजाइम्स जो वहां पे मौजूद होते हैं वो इस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवा देते हैं, इसीलिए वहां पे उसको कैटेलाइज करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए वहां पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जिक्र किया हुआ है, जिसके अंदर बताया है कि लाइक फैट्स हो गए वो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। अब क्यों? क्योंकि हमने कहा कि वाटर जब वो खुद भी पोलर है तो वो अपने अंदर पोलर सब्सटेंसेस को जल्दी डिसॉल्व कर लेता है, जबकि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसके अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन क्या है कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं, फैट्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये मेंटेन्स करते हैं उन मेम्ब्रेन्स को जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। किस तरह से? हम इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है, हमें पता है कि बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई है और सेल्स के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म जो है वो कोई 95% तो वाटर का होता है। अब पानी वहां से रिलीज क्यों नहीं हो जाता, सेल से बाहर क्यों नहीं चला जाता? उसकी रीजन ये है कि सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर है। तो वो जो लिपिड्स हैं वो असल में इंसुलेशन का काम करते हैं और वो पानी को उसकी जगह पे रहने देते हैं और वहां से रिलीज होने नहीं देते। तो इस तरह से क्या करते हैं कि फैट्स भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं, बट क्या है कि वो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। सेकंड है प्रॉपर्टी जी इसकी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है असल में? आपको पता है कि वाटर जो है वो बाहर से सराउंडिंग की जो हीट होती है ना उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इसका मतलब ये कि सराउंडिंग वाली हीट तो जब उसने एब्जॉर्ब कर ली तो बाहर का टेम्परेचर में तो डिफरेंस आएगा, वो टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा। अब असल में हीट कैपेसिटी होती क्या है और वाटर की हीट कैपेसिटी क्या होती है? देखो बच्चों, ये ऐसे है कि जिस तरह एक ग्राम आपके पास पानी है, उस पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था अगर, और उसको कर दिया गया और वो हो गया, या किसी भी वजह से गर्म किया आपने या क्या किया, उसको 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस अगर आप कर देते हैं तो उसके अंदर जो हीट यूज होती है ना, जो उसके टेम्परेचर को बढ़ाती है, जो उसने 15 से जो 16 डिग्री सेल्सियस जिस हीट ने उसको किया है ना, असल में वो हीट जो होती है उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं वाटर की। अब वो कैलोरीज में होती है, तो जो 1 ग्राम वाटर को जो करती है ना, उसके टेम्परेचर को 1 सेल्सियस इंक्रीज करती है, वो असल में 1 कैलोरी एनर्जी होती है जो कि 4.18 जाउल के इक्वल होती है। और मैक्सिमम जो एनर्जी होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने में काम आ जाती है। इस तरह से होता है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी नंबर ऑफ कैलोरीज एनर्जी या हीट हमें 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए चाहिए ना, वो असल में पानी की हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, उसके अलावा पानी जो है वो टेम्परेचर स्टेबलाइजर का काम भी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। हम ये भी कह सकते हैं कि होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है। किस तरह से? जैसे जिस तरह के प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है तो उसके बाद में उसके अंदर भी तो पानी जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उससे भी उसका जो अंदर का हीट लेवल जो होता है ना वो मेंटेन रहता है, होम्योस्टेसिस उसका मेंटेन रहता है। ह्यूमंस के अंदर पर्सपिरेशन का प्रोसेस, स्वेटिंग का जो होता है, उससे उनका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। उसके अलावा क्या होता है कि ये ब्लड वॉल्यूम जो होता है ना, उसके होम्योस्टेसिस को भी बरकरार करके रखता है। और क्या है कि जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं इस तरह से बॉडी के अंदर से एक्सेस सॉल्ट्स और वाटर वगैरह को रिमूव करवा के उसके टेम्परेचर को बैलेंस कर देता है। या जिस तरह से ये भी कहते हैं कि
हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह पानी अगर प्रेजेंट है, तो वो पानी क्या करता है कि समर सीजन के अंदर, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर पहले ही ज़्यादा होता है, तो ये क्या करता है कि उस पानी को बाहर एवेपोरेट करवाता है। बाहर जब पानी निकलता है बॉडी से स्वेट की सूरत में, तो वो क्या करता है, उस कूलिंग इफेक्ट छोड़ देता है। इस तरह से उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। सर्दियों के अंदर जब बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हुआ होता है, ठंडा हुआ होता है जिस्म, तो वो असल में पानी ने पहले हीट एब्जॉर्ब करके रखी हुई होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो उस हीट को फिर बॉडी को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से पानी जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है। कभी वो किस तरह बॉडी से निकल के इसको कूलिंग इफेक्ट दे के समर सीजन में इसका टेम्परेचर मेंटेन रखता है, और कभी किस तरह से विंटर सीजन में ठंड में ये उसको हीटिंग इफेक्ट दे के उसके टेम्परेचर को स्टेबलाइज करके रखता है। नेक्स्ट है जी हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या होती है असल में, हम कह सकते हैं कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपराइज। जितने ग्राम वेपराइज हुआ है पानी, उतनी कैलोरीज उसके अंदर एब्जॉर्ब हुई। मतलब आपने उस हिसाब से देखना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई कि अगर आपके पास 1 लीटर पानी था, उसके अंदर से अगर 2 ml, अब ml और जो है ना वो छोटा यूनिट है, लीटर बड़ा यूनिट है। 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। 1 लीटर आपके पास पानी है और उसके अंदर से 2 ml पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो बाकी कितना पानी रह गया, 998 ml। तो उस 998 ml वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। तो क्या हुआ कि पानी लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में गया, वो वेपराइज हो गया। तो जितना वेपराइज हुआ उस हिसाब से उसका टेम्परेचर जो था वो भी कम हो गया। तो इस तरह से होता है। अब पानी की जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो है 574 कैलोरीज। अगर हम इसको किलो कैलोरीज भी कह सकते हैं। अगर आप केजी की बात करें तो उस हिसाब से आप किलो कैलोरीज कहोगे, लेकिन अगर आप पर ग्राम की बात कर रहे हो तो फिर आप कहोगे 574 कैलोरीज पर ग्राम। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि जब ऑक्सीडेशन होती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, आपको पता है हम इनटेक करते हैं उनका अपनी बॉडी के अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो भी तो टूटते हैं ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। वो जब टूटते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, तो वो असल में ऑक्सीडाइज ही होते हैं, तो तब वो हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या होता है कि वो जो हीट उससे प्रोड्यूस होती है उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से, उसको भी वाटर जो है वो रेगुलेट करता है। उसके अलावा मैंने पहले भी बताया कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन होती है, एनिमल्स के अंदर पर्सपिरेशन का प्रोसेस होता है, और दोनों में क्या होता है, वाटर रिलीज होता है और पीछे कूलिंग इफेक्ट को छोड़ देता है उस जगह पे। और गर्मियों में तो खास तौर पे आप फील करते होगे अपनी बॉडी पे कि आपका जिस्म जो है वो ठंडा ठंडा रहता है। उसकी वजह क्या है, उनका पसीना आ रहा होता है मुसलसल। अच्छा, नेक्स्ट है जी आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है H2O होता है, और H2O जो है वो आयनाइज हो सकता है हाइड्रोजन आयंस में, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। ठीक है, अब ये दो इसके आयंस हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये ख़ास तौर पे स्पेसिफिक टेम्परेचर है, इतने टेम्परेचर पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस हैं, दोनों के दोनों प्योर वाटर में उनकी क्वांटिटी क्या होगी, कंसंट्रेशन क्या होगी, 10 इंटू -7, 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो है ना आयंस, ये दोनों की कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम होती है। H पॉजिटिव की 10 इंटू पावर 10 की पावर -7 होगी, और OH नेगेटिव की भी 10 की पावर -7 मोल पर लीटर होगी। ठीक है, वाटर जो होता है वो बफर के तौर पे भी काम कर सकता है। वैसे इसको ये भी कहा जाता है कि ये बफर नहीं हो सकता, लेकिन अगर कहीं भी कि ये बफर के तौर पे काम करता है तो ये वीक बफर होता है, ये अच्छा बफर नहीं होता। बैड बफर भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो दोनों आयंस हैं उन दोनों की कंसंट्रेशन ही बिल्कुल सेम है। किसी एक की कम होती है, एक की ज़्यादा होती, तो फिर हो सकता था कि एक अच्छा बफर होता। उसके अलावा क्या है कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ये किस तरह से कि ये एज ए लुब्रिकेंट काम करता है। अब जिस तरह लुब्रिकेंट पता क्या होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल घरों में कई दफ़ा आपने देखा होगा कि ये जो डोर हिंजेस होते हैं ना, जो असल में डोर को ओपन और क्लोज होने में हेल्प कर रहे होते हैं, वो जाम हो जाते हैं। कई दफ़ा आप दरवाज़ा खोलो या बंद करो तो उनकी आवाज़ आती है, अजीब सी, वो बड़ी इरिटेटिंग सी आवाज़ होती है।
चिड़चिड़ाहट सी जो उसकी सुनाई देती है, या जो आपके दरवाज़ों पे जो चटकनी लगी होती है वो भी कई दफ़ा आप बंद करो तो या वो जल्दी बंद नहीं होती, और बंद हो जाए तो जल्दी खुलती नहीं है, वो बड़ा इशू क्रिएट करती है। तो आपने देखा होगा घर में अपने किसी बड़े बहन भाई को या अम्मा अब्बा को कि वो उनकी ऑयलिंग कर देते हैं, जिससे वो फिर बड़े अच्छे से वो बंद और खुलना शुरू हो जाती है। तो वो जो ऑयलिंग करना होता है ना, उसका मतलब होता है उसको चिकनाहट हमने दे दी है। तो वो जो एक चिकना सा कर देना होता है किस चीज़ को, वो उसको कहते हैं ल्यूब्रिकेंट। तो पानी भी एज ए इफेक्टिव ल्यूब्रिकेंट के तौर पे काम करता है। किस तरह से कि जैसे आप कई दफ़ा अपनी आईज को रब करते हो, आंखों को मलते हो, तो आंखों में पानी आ जाता है। उसका मकसद क्या होता है कि आंखों के अंदर कोई भी अगर कोई जर्म चला गया है या कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई अननेसेसरी चीज़ चली गई अंदर, तो वो उसको रिमूव कर देता है। या फिर किसी भी बाहर से आने वाली कोई चीज़ जो आंखों के अंदर नहीं जानी चाहिए, या कोई इम्प्योरिटी है जो आंखों के लिए नुकसानदेह हो सकती है, इन्फेक्शियस हो सकती है, उस चीज़ को अंदर आने से रोक सके। ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि वाटर जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनकी बाहर की जो लेयर होती है, लाइक जो हार्ट की आउटर वॉल होती है उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। और वो जो लेयर होती है ना वो भी पानी की बनी हुई होती है। तो एज ए कुशन उसको ना कुशन के तौर पे हेल्प कर रही होती है। हम कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती है। किस तरह से कि अगर इस पे कोई इसको किसी किस्म के डैमेज से बचाने के लिए, तो ये पानी जो होता है ना, ये किसी भी जगह के अंदर जब किसी बॉडी के किसी पार्ट के अंदर जहाँ पे होता है ना, तो ये उसको कुशन प्रोवाइड करता है और उसको किसी भी तरह के डैमेज से बचा लेता है। क्योंकि आपके ऑर्गन्स जो अंदर प्रेजेंट है ना, वो बहुत वाइटल ऑर्गन्स हैं और बहुत नाजुक होते हैं, और उनको अल्लाह ताला ने प्रोटेक्ट करने के लिए एक बड़ा अच्छा सिस्टम रखा है। और उस सिस्टम के अंदर भी पानी जो बड़ा अहम किरदार अदा करता है और किसी भी तरह के ट्रॉमा से बचा लेता है। उसके अलावा भी पानी बड़ी जगहों पे यूज़ होता है। डिफरेंट लाइक स्टमक के बाहर भी लेयर होती है, जैसे डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए, ऑर्गेनेलिस, जैसे कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, न्यूक्लियस के बाहर की जो लेयर होती है ना, उसके अंदर भी उसके अंदर भी वाटर होता है। बाहर वाली लेयर नहीं, सॉरी, उसके अंदर भी वाटर पाया जाता है। तो इसी तरह से अंदर पानी होता है और बाहर जो है वो लिपिड बाय लेयर होती है जो उसको पानी को रिलीज होने से बचा रही होती है। तो इस तरह से पानी जो एज ए लुब्रिकेंट काम करता है और प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स को, कि किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शियस एंटिटी अंदर ना जा सके और उसके अलावा किसी भी तरह का डैमेज ना हो सके इनको। हाँ, ये था बच्चों आज का लेक्चर। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं ये नहीं कहती कि आपको हर चीज़ ही समझ में आ गई होगी, कई दफ़ा कोई चीज़ नहीं भी समझ आती, और कई दफ़ा टीचर जो होता है ना, पढ़ाने वाला बंदा, वो खुद भी क्वेश्चन छोड़ देता है बच्चों पे। क्योंकि पढ़ाने वाले बंदे की हमेशा कोशिश होती है कि वो आपको हर तरह के क्वेश्चन जो है ना, वो उसके माइंड में जो है वो उनको तो एटलीस्ट क्लियर कर दे। बाकी बच्चों के जहन में तरह तरह के सवाल आ सकते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।